नमस्कार साथियों, मैं सुबेश सिंह मैक्स अप नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है सीयूईटी की प्रिपरेशन बेहतरीन चल रही होगी। उसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक और महासागर की जलधाराओं को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग नॉर्थ पैसिफिक ओशन की जो करंट्स थी उसके बारे में पढ़े थे, आज हम लोग साउथ साइड की यानी कि दक्षिण प्रशांत महासागर की जो जलधाराएं उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ में आपको बता दूं, आज की क्लास में हम लोग एल नीनो और लाल नीनो के बारे में भी पढ़ेंगे, यानी कि एल नीनो और लाल नीना क्या है इसके बारे में भी देखेंगे लास्ट में। तो यहाँ आपको बता दूं, पीछे की क्लास में हम लोग अटलांटिक महासागर की जलधाराएं और उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराओं को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराओं को पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बाद हम लोग एल नीनो और ला नीना के बारे में भी जानेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा हिंद महासागर रहेगा, फिर उसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके पहले आप लोगों के जो कुछ डाउट्स है सिलेबस को लेकर, थोड़ा उसको क्लियर कर दूं। आपको बता दूं कि मुश्किल से 1 महीने हुए जो कि हम लोग की सीरीज ये चल रही है। बीच में कुछ दिन गैप भी हो जाता है, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जिस वजह से आप लोगों की क्लास आप तक नहीं पहुंच पाती है। तो आपको बता दूं, यहाँ पे इसीलिए मैंने पहली क्लास में क्या किया था, सिलेबस का जो PDF है उसे मैंने शेयर कर दिया था टेलीग्राम चैनल पर। तो देखेंगे दोस्तों, तो वो सिलेबस जो है उस हिसाब से देखा जाए हम लोग के पास समय बिल्कुल नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो सिलेबस तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब अगर अकॉर्डिंग टू टाइम देखेंगे तो हम लोग का सिलेबस क्या है, बहुत बाकी अभी बहुत कुछ बचा है। तो इस हिसाब से देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी क्या किया गया, ये सोचा गया कि कुछ भी आपका जो भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, हम लोग कोशिश किया जाएगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जितना भी हो सकेगा, जितनी टॉपिक। तो इसलिए क्या किया गया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, कुछ टॉपिक्स उसको डिस्क्राइब किया गया, उसके बारे में पता किया गया और उसकी क्लासेस चली आप लोगों की। साथ में ये देखा गया कि ऐसा ना हो कि हम लोग एक ही तरफ से सारा लेक चलें और आप लोगों का कुछ ना क्लियर हो पाए। तो इस वजह से कुछ पर्टिकुलर सेलेक्टेड टॉपिक को हम लोग क्लासेस चल रही हैं, जिसके वजह से आप लोगों को कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अगर ये देखा जाए कि सारा अगर कंप्लीट कराया जाए एक तरफ से, तो ये तो अभी बहुत लंबा समय चाहिए उसके लिए, जिसके वजह से हम लोग की क्लासेस लेट हुई थी। यही गलती हुई थी, हम लोग की क्लासेस क्या हुई थी, लेट शुरू हुई थी। तो जिस हिसाब से समय है उस हिसाब से इस वजह से क्लासेस की टॉपिक को मैनेज किया जा रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि सारी टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करें, इसलिए आपसे कह रहे हैं आप लोग अपनी प्रिपरेशन भी जारी रखिएगा। साथ में यहाँ से भी आप बूस्टर डोज एक तरह से कर सकते हैं, आपके लिए बूस्टर डोज होगा जो आपको बेहतर फाइट करने में मदद करेगी क्लासेस। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो सिलेबस को लेकर है कि सिलेबस पूरा होगा कि नहीं, डाउट आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्लासेस होंगी। आपको बता दूं, अभी कुछ दिन तक कॉन्सेप्ट की क्लास चल रही है, उसके बाद ऐसी क्लासेस चलेंगी जो आपके जो GK GS की जो पोर्शन रहेगा वो भी आपका उसी में कवर होता रहेगा। इस तरह से मैं प्लान बना रहा हूँ कि आपकी क्लासेस रहेंगी। हालांकि कॉन्सेप्ट की क्लास कुछ दिन तक ही ऐसे चलेंगी। तो आज चलिए शुरू करते हैं अपनी दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएं कौन कौन सी हैं, जिसमें कुछ ठंडी जलधाराएं हैं, कुछ गर्म जलधाराएं हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बता दें कि हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, विषुवत रेखा के पास से शुरू करते हैं। आप लोगों को पहले पोजीशन बता दूं कहाँ पे कौन सा है। ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है, इधर हमारा ऑस्ट्रेलिया है, इधर हमारा न्यू गिनी द्वीप है। आप देखेंगे यहाँ पे कई छोटे बड़े द्वीप समूह पाए जाते हैं एशिया के पूर्वी तट पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप लोग कैसे है, ऊपर ये उत्तरी प्रशांत महासागर, ये हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको जैसे बताया मैंने, सबसे पहले हम लोग विषुवत रेखा से शुरू करेंगे। विषुवत रेखा के पास कौन सी जलधारा चलती है, विषुवत रेखी जलधारा चलती है, जो कि गर्म होती है। ये हम लोग पिछले जो सागर पढ़े उसमें भी ऐसा ही था कि जो विषुवत रेखा के पास जो जलधारा थी वो गर्म थी। तो यहाँ पे ये जो जलधारा चल रही है ईस्ट टू वेस्ट की तरफ, जो कि पछुआ पौनों, ध्यान दीजिएगा, सॉरी व्यापारिक पौनों, ट्रेड विंड्स की वजह से ये पौने क्या हो रही है, इधर चल रही है। साथ में आप कह सकते हैं पृथ्वी के जो कोरियोलिस बल है उसके कारण भी ये क्या हो रही है, इस डायरेक्शन में चल रही हैं। तो ये बोलेंगे दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा, जो कि ईस्ट टू वेस्ट की तरफ चल रही है विषुवत रेखा के साथ। ये जलधारा जब आगे बढ़ती है तो यहाँ मिलता है न्यू गिनी द्वीप मिलता है। इस न्यू गिनी द्वीप से टकरा के ये 2 भागों में बढ़ जाती है। एक तो आपका ऊपर चली जाती है, जो आप कह सकते हैं प्रति विषुवत रेखी जलधारा। हम लोग पिछले अटलांटिक महासागर में पढ़े थे, जिस तरह से वहाँ प्रति विषुवत रेखी जलधारा चल रही थी, उसी तरह यहाँ भी जो रहेंगी तो एक जलधारा जो ऊपर जा रही है उसमें जाके मिल जाएगी प्रति विषुवत रेखी जलधारा में। और दूसरी जलधारा इसके क्या होगी, नीचे की तरफ आ जाएगी, यानी कि साउथ साइड मुड़ जाएगी। जो साउथ साइड मुड़ेगी, ध्यान दीजिएगा, जो रेड कलर से है वो क्या है, वार्म करेंट्स हैं, और जो ब्लैक कलर से हैं वो क्या है, कोल्ड करेंट्स हैं। तो ये गर्म जलधारा जो यहाँ 2 भागों में बट रही है, किससे, न्यू गिनी द्वीप से टकरा रही है, और जिसके बाद ये 2 भागों में बट रही है। जो ये वाला पोर्शन है इसका, ये वाला पार्ट इधर आती है, शाखा आती है, वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से होके आती है। ऑस्ट्रेलिया पूर्वी तट से होने की वजह से इसे बोलेंगे पूर्वी ऑस्ट्रेलियन की जलधारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन की जलधारा क्या है, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलियन की जलधारा। ध्यान दीजिए, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से जो जलधारा प्रवाहित हो रही है, जो कि गर्म जलधारा है, विषुवत रेखा से होकर आ रही है, उसे बोलेंगे पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। ये जो है आगे लगभग जब पहुंचती है तो यहाँ पर हमें पता है, जैसा कि और महासागरों में पढ़े थे, वेस्टर्न ईस्ट चल रही हैं, पछुआ पौने चल रही हैं। पछुआ पौनों की वजह से क्या हो रही है, यहाँ पर एक बहुत तीव्र गति से पछुआ पौने चलती हैं। आप कह सकते हैं
दहाड़ता चालीसा चलती है, जिसके वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये जो जलधाराएं हैं मुड़ जाती हैं और ये बहुत तीव्र गति से चलने लगती हैं। तो जब ये जलधाराएं मुड़ के इस डायरेक्शन में जाने लगती हैं, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जब जाने लगती हैं, तो इसे बोलेंगे दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, या बोलेंगे साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट। क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट बोलेंगे। ये मैं पिछले हर क्लास में मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। क्या है ये ड्रिफ्ट बोलेंगे? क्या बोलेंगे? साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट। ये साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट क्या है? जैसा कि हमने अटलांटिक महासागर में पढ़ा था, ये ड्रिफ्ट बड़ी तीव्र गति से चलती हैं, ठंडी जलधारा होती हैं, और यहाँ पे दहाड़ता चालीसा आप कह सकते हैं, वजह से ये बहुत तीव्र होती हैं। ये जब यही इसका क्या है, दक्षिण प्रशांत प्रवाह बोलेंगे, जो कि इस डायरेक्शन में जा रही है, ये ठंडी जलधारा है। ये आगे जाके यहाँ साउथ अमेरिका के तट से यहाँ से जब किनारे से टकराएगी तो कुछ भाग तो इसका सीधे चला जाएगा, लेकिन कुछ भाग क्या होगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। जो भाग ऊपर जाएगा वो एक जलधारा आप देखेंगे एकदम इसके पश्चिमी तट से होकर जा रही है, जिसे बोलेंगे पेरू की जलधारा। ये पेरू की जलधारा भी ठंडी जलधारा, ये क्या है, कोल्ड करंट है। यहाँ आपकी ये ड्रिफ्ट भी कोल्ड करंट है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये कोल्ड करंट है। ये कोल्ड करंट आगे जाके पुनः आपका क्या होती है, विषुवत-रेखीय जलधारा में मिल जाती है। फिर आप यहाँ देखेंगे एक यहाँ पे एंटी क्लॉक सर्कल बन रहा है। तो जैसे हम लोग पिछली क्लास में देखे थे वे ठीक वैसे है, बस थोड़ा नाम अंतर हो गया, चेंज हो गया है। तो एक बार फिर से देख लीजिए कैसी जलधाराएं चल रही हैं। सबसे पहले हमें विषुवत रेखा शुरू करना है। विषुवत रेखा के पास से कौन सी जलधारा चलती है? हमें पता है विषुवत रेखी जलधारा चलती है, जो कि रेड कलर से दिखाया गया है, और ये गर्म जलधारा होती है। इसकी दो शाखा बढ़ जाती है, न्यू गिनी द्वीप के पास न्यू गिनी द्वीप के पास टकराएगी तो दो भागों में बढ़ जाएगी, एक ऊपर चली जाएगी, एक नीचे, यानी कि साउथ साइड चली जाएगी। जो साउथ साइड आ रही है यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से होकर आ रही है, तो इस वजह से इसे पूर्वी ऑस्ट्रेलियन की जलधारा बोलेंगे। ये जब आगे बढ़ती हैं तो आ जाता है वेस्टर्लीज का क्षेत्र, यानी पछुआ पवनों का क्षेत्र आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होती हैं, ये वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मुड़ जाती हैं। ये वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मुड़ेंगे तो तुरंत इसका नाम चेंज हो जाएगा, जिसे बोलेंगे दक्षिणी प्रशांत प्रवाह या साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट बोलेंगे। ये बहुत तीव्र गति होती है और ठंडी होती है। ये आगे बढ़ती है और आगे जाके जब यहाँ टकराएगी, कुछ भाग इसका ऊपर मुड़ जाएगा और कुछ ये आगे सीधी चलती रहेंगी। जो ऊपर जा रही है, जो कि ठंडी जलधारा है, इसे बोलेंगे पेरू की जलधारा। ध्यान दीजिएगा, इसे पेरू की जलधारा को हम्बोल्ट की भी जलधारा बोलते हैं। अब इसे हम्बोल्ट की जलधारा क्यों बोलते हैं? हम्बोल्ट नामक एक वैज्ञानिक थे, या आप कह सकते हैं भूगोलवेत्ता थे, जिन्होंने इस जलधारा की खोज की थी। हम्बोल्ट की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है, वो आप सोचिए क्या है। हालांकि अगर मुझे याद रहा तो लास्ट में मैं आपको जाते जाते बता दूंगा। वो बड़ी फेमस रचना उनकी क्या है, आपको उसे बताना है। हालांकि शायद चैनल पे पूछा भी गया था, कम्युनिटी क्वेश्चन जो आया था पोल पे, कि हम्बोल्ट की रचना कौन सी है। तो उसको आप अभी सोचिए, अभी केवल सोचिए कि हम्बोल्ट की रचना कौन सी है। तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये याद हो जाए कि पेरू को जलधारा को हम्बोल्ट की भी जलधारा बोलते हैं, क्योंकि हम्बोल्ट जो थे उन्होंने इसकी खोज की थी। हम्बोल्ट के एक समकालीन थे, यानी कि हम्बोल्ट के साथ ही एक भूगोलवेत्ता थे, रीटर थे, उनकी एक पुस्तक थी एर्डे कुंडे। तो ध्यान दीजिएगा, एर्डे कुंडे साथ में बता दे रहा हूँ क्योंकि नाम आ गया तो इससे भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ज्योग्राफिकल थॉट्स पे भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो आ गया नाम, तो इस वजह से सोचा मैंने आपको बता दूं कि हम्बोल्ट की देखिए कॉस्मॉस है आपकी, और रीटर उनके साथ थे, तो जिसके नाम था एर्डे कुंडे। तो हम्बोल्ट ने इसकी खोज की थी, इस वजह से इसे हम्बोल्ट की जलधारा कहते हैं। और हम्बोल्ट की प्रसिद्ध रचना है कॉस्मॉस, और इनके साथ थे रीटर की एक पुस्तक, उनकी रचना थी एर्डे कुंडे। ये बहुत फेमस रचना है, ध्यान दीजिएगा, इस वजह से मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो चलिए आप अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये जो जलधारा आगे बढ़ती है इसे बोलेंगे पेरू की जलधारा। पेरू की जलधारा आगे जाके पुनः आपकी विषुवत रेखी जलधारा में मिल जाती हैं। ये कैसी विषुवत रेखी जलधारा है? दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा। एक चीज़ यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, ये जो दक्षिण प्रशांत प्रवाह चल रहा है, ये बहुत तीव्र गति से चलता है, दहाड़ता चालीसा की वजह से भी आप कर सकते हैं। ये वेस्ट टू ईस्ट की तरफ चलता है। ये आप जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि पूरी पृथ्वी पर क्या होती हैं, ये भ्रमण करती रहती हैं वेस्ट टू ईस्ट की तरफ से, लगभग आपके 40 से 45 डिग्री अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश के पास ये चलती रहती हैं। अब इसमें कुछ ये हो गया हमारी जो जलधाराएं हैं, प्रशांत महासागर की जलधाराएं कंप्लीट हो गई। अभी कुछ देर बाद हम लोग एल नीनो और ला लीनो के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले आपको बता दूं कुछ प्रभाव, जलधाराओं के क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो उनके बारे में चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रभाव क्या आता है? पहला प्रभाव कि जो जलधाराएं, अगर गर्म जलधाराएं हैं, जब ये उच्च अक्षांश में पहुंचती हैं, तो क्या होती हैं, जिस क्षेत्र में पहुंचती हैं वहां का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑब्वियसली जो गर्म जलधाराएं रहेंगी वो जहां पे पहुंचेंगी वहां पे तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आप नार्वे की जलधारा देख सकते हैं। नार्वे की जलधारा जब उच्च अक्षांश पे जा रही थी तो नार्वे के पास क्या हो रहा था, मैंने बताया था, हालांकि फिर से मैं बता रहा हूँ, नार्वे के तट के जो बर्फीला क्षेत्र था, जहाँ पे बर्फ होना चाहिए था, वो बर्फ पिघल जाती है, और जिसके वजह से क्या होती है, बर्फ वहाँ पे पिघल जाती है और तापमान, क्योंकि
बर्फ पिघल रहा है, तो वैज्ञानिकों ने कहा इसका मतलब यहाँ तापमान बढ़ रहा है। तो पता लगाया तो वो तापमान क्यों बढ़ रहा है, वो तापमान आपका गर्म जलधाराएं जब उस क्षेत्र में पहुँच रही थी, जिस वजह से वहाँ पे वो जो बर्फ थी वो पिघल जा रही थी। तो यहाँ पर ये हो गई पहला प्रभाव कि जहाँ पे उच्च अक्षांश पे, जैसे कि यहाँ निम्न अक्षांश है, उच्च अक्षांश, मध्य अक्षांश के बाद उच्च अक्षांश आएगा। तो जैसे जैसे जाएगा उधर ठंडी क्षेत्र में, अगर जलधाराएं वहाँ गर्म जलधाराएं पहुँचेंगे तो तापमान ऑब्वियसली वहाँ पे बढ़ेगा। आज दूसरी चीज़ हमने बताया था, जहाँ पे हमने लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम की बात की थी। अब जहाँ पे लेब्रा यानी कि जहाँ ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा मिलेंगी, तो जहाँ पे ठंडी गर्म जलधारा और गर्म जलधारा मिलेगी वो हमारा क्या रहेगा, वहाँ पे कोहरा जैसा, धुंध जैसा छा जाएगा। और वो क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा गया, वो क्षेत्र मत्स्य उत्पादन के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। वो क्षेत्र जहाँ पर इस तरह की जलधाराएँ मिलती हैं, यानी कि एक ठंडी जलधारा और एक गर्म जलधारा मिल रही हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, नेक्स्ट है तीसरा, जहाँ पर गर्म जलधाराएं रहेंगी वहाँ पर क्या होगा, आर्द्रता ज़्यादा पाई जाएगी। कैसे आर्द्रता ज़्यादा पाई जाएगी, जिस क्षेत्र में जलधाराएं अधिक रहेंगी वहाँ पे क्या होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। वाष्पीकरण ज़्यादा होगा जिसकी वजह से वहाँ पे वायु में क्या होगी, आर्द्रता आ जाएगी। तो इस वजह से आप कहेंगे नेक्स्ट प्रभाव, तीसरा प्रभाव है कि जहाँ पर जलधाराएँ गर्म रहेंगी वहाँ पर वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो आप कहेंगे कि इस क्षेत्र में वर्षा भी ज़्यादा होगी। क्या होगी, इस क्षेत्र में वर्षा भी ज़्यादा होगी, यानी कि वहाँ पर ग्रीष्मकालीन वर्षा होगी। यानी जैसे कि तापमान वहाँ क्या हो रहा है, उच्च हो रहा है, जलधारा जा रही तो उच्च हो जा रहा है, ग्रीष्मकालीन आ गया, अब ग्रीष्मकालीन है तो वहाँ पे वर्षा होगी। तो ये कुछ प्रभाव हैं जलधाराओं का, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जलधाराओं का भी कुछ प्रभाव पड़ता है हमारे वर्षा पर, हमारे जलवायु पर और उद्योगों पर, इस सब पर। जैसे मत्स्य उत्पादन है तो उस पर इन सब का जलधाराओं का भी असर पड़ता है। अब हम आ जाते हैं अपनी कुछ ये दो महत्वपूर्ण जलधाराएं, अल नीनो और ला नीना। ऐसे आप कहें तो ये आपका बहुत थोड़ा ऐसी टॉपिक, जटिल टॉपिक है, आपको ये अलग से इसकी क्लास लेनी पड़ेगी। अगर समय रहा तो इस पर हम लोग कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, कुछ जानकारी इसके बारे में दे रहा हूँ कि एल नीनो और ला नीना क्या है। तो इसके अब मुझे बताने के लिए क्या करना होगा, ये जो सब मैंने इतना लिखा है इसे मिटाना होगा। तो इसे मैं मिटा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि एल नीनो और ला नीना क्या है। सबसे पहले हम लोग एल नीनो से शुरू कर रहे हैं। कहाँ से, एल नीनो से शुरू कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, नाम में कंफ्यूजन लोग हो जाते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं नाम में। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, एल नीनो NINO और यहाँ ला नीना NINA, तो ला नीना और एल नीनो। तो सबसे पहले एल नीनो से शुरू करते हैं। देखिए एक तरह से ये समझिए कि ये भी क्या है, जलधाराएं हैं। क्या हैं, जैसे कि अभी हम लोग पढ़े थे जलधाराएं, ये थोड़ा कुछ अलग हैं। हालांकि ये अलग से टॉपिक, इन पर डिस्कस करने लायक है क्योंकि बहुत जटिल टॉपिक है। तो इस पर कभी समय मिलेगा तो हम लोग डिटेल में जाएंगे। अभी के लिए आप ये समझिए कि ये भी क्या है, जलधाराएं हैं, एल नीनो और ला नीना। तो एल नीनो की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देखिए, मैंने अभी बात की है पेरू की जलधारा की बात की, या हम्बोल्ट की जलधारा। तो अब जब मैंने ये नाम, अब वैसे तो यहाँ लिखा है, तो वैसे जब अब मैं पेरू या हम्बोल्ट का नाम लूँ जलधारा का, तो आप समझ जाइए कि अफ्रीका के क्या है, ये वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पे कौन सी जलधारा है, पेरू की जलधारा है। तो यहाँ पे बताया गया कि जो पेरू की जलधारा है, एल नीनो की स्थिति में, एल नीनो कब बनेगी, एल नीनो जलधारा क्या बनेगी। हमें पता है कि जो विषुवत रेखा के पास जो जलधाराएं चल रही हैं, ये किसकी वजह से चलती हैं, ट्रेड विंड्स की वजह से चल रही हैं। ट्रेड विंड्स यहाँ पे क्या हो रही हैं, ट्रेड विंड्स ऐसे चलती हैं। अभी ट्रेड विंड्स यहाँ चल रही हैं तो जलधाराएं भी इसी डायरेक्शन में चल रही हैं। अगर ये ट्रेड विंड्स तीव्र हुई तो ये जलधाराएं भी तेज जाएंगी, और ये जो ट्रेड विंड्स है बहुत धीमी गति से या स्लो हुई, कमजोर हुई, तो ये जलधाराएं भी स्लो तक जाएंगी आगे। तो वही कहा गया कि जब यहाँ पर व्यापारिक पौने, ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ जाएं, ध्यान दीजिएगा, जब व्यापारिक पौने या ट्रेड विंड्स क्या हो, कमजोर पड़ जाएं, तो उसके वजह से इनकी स्पीड कम हो जाएगी। जब यहाँ पे चलने वाली विंड्स कमजोर हो जाएगी तो उस विंड से जो जलधाराएं आगे बढ़ रही थी वो उनकी भी स्पीड कम होगी। तो ये जो यहाँ पे विषुवत रेखी जलधारा है, इसकी स्पीड कम हो गई। अब जब इसकी स्पीड कम हो गई तो आप एक तरह से समझिए पानी ज्यादा समय तक एक ही स्थान पर रहेगा, यानी कि स्थिर जल ज्यादा देर तक वहां रहेगा। तो हमें पता है ये जल कैसा है, गर्म है। ये जल कैसा है, गर्म है। अब जब किसी स्थान पर यहां पर गर्म जलधारा ज्यादा देर तक रहेगी तो यहां पर नई जलधारा तो आ नहीं पाएगी, और नई जलधारा कैसी थी, ठंडी थी। जब ठंडी जलधारा नहीं आ पाएगी तो इसका भी क्या होगा, तापमान क्या होगा, अधिक हो जाएगा, यानी कि यहाँ की जलधारा क्या होगी, गर्म हो जाएगी। जब यहाँ की जलधारा गर्म हो जाएगी तो इसी पेरू की जलधारा जो गर्म हो जाएगी, इसे बोलेंगे एल नीनो। बात को ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, आप एक बार सोचिए उसे कि मैंने क्या बताया है। एकदम शांत कूल माइंड से देख सोचिए।
कि ट्रेड विंड्स की वजह से क्या हो रही है, विषुवत-रेखी जो जलधाराएं हैं वो आगे बढ़ रही हैं, लेकिन ट्रेड विंड्स क्या होती है, कमजोर पड़ जाती हैं, इस वजह से विषुवत-रेखी जलधारा आगे ज़्यादा नहीं बढ़ पा रही है या बहुत स्लो मोशन में जा रही है, स्लो स्पीड में जा रही है। तो हमें पता है कि ये जलधारा जब आगे बढ़ेगी तभी नहीं ये ठंडी जलधारा आगे आएगी। जब ये आगे ही नहीं बढ़ेगी तो ये ठंडी जलधारा कैसे आएगी? जब यहाँ पे ज़्यादा ये ठंडी जलधारा नहीं आ पाएगी तो यहाँ का तापमान क्या रहेगा, अधिक हो जाएगा, क्योंकि विषुवत-रेखी क्षेत्र है। यहाँ पर ठंडी जलधारा नीचे, ध्यान दीजिएगा, नीचे की तरफ क्या हो रही है, ठंडी जलधारा रहती है, ऊपर गर्म रहती है। तो जब ऊपर से विंड्स की वजह से ये गर्म हवा हट जा रही थी तो नीचे से ठंडा पानी आ जा रहा था, जिसे हम बोले थे पेरुक जलधारा। लेकिन जब ये वाली जलधारा आगे बढ़ेगी नहीं तो यहाँ पर ये ठंडी जलधारा कैसे आएगी? जब यहाँ पे तापमान तब क्या रहेगा, उच्च हो जाएगा। तापमान उच्च हो जाएगा यानी पेरुक की जलधारा गर्म हो गई। अरे ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया, पेरुक की जलधारा हम लोग पढ़े थे ठंडी जलधारा है, लेकिन जब ये गर्म हो जाएगी, तापमान उच्च हो जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे एल नीनो। इसे क्या बोलेंगे, एल नीनो। और ला नीना क्या है, इसका अपोजिट है। यानी कि अब ला नीना की स्थिति में क्या होगा, ये ट्रेड विंड बहुत तीव्र गति से चल रही है। जब ये तीव्र गति से चलेंगे तो यहाँ पे विषुवत-रेखी जलधारा बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेगी, यानी कि गर्म जलधाराएं हटेंगी, जल्दी जल्दी इधर आएंगी, यानी कि जल्दी जल्दी गर्म जलधाराएं इधर आएंगी, तो यहाँ ठंडी जलधारा जल्दी जल्दी आएंगी और ये यहाँ की जलधारा सामान्य से ज़्यादा, यहाँ पर तापमान उस जलधारा का कम हो जाएगा। तो जब यह इस पेरू की जलधारा का तापमान सामान्य से भी ज़्यादा कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, सामान्य से बहुत कम हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे ला नीना। क्या बोलेंगे, ला नीना। सो आई होप कि आप लोगों को ये मामला समझ में आ गया। एक बार सोचिएगा, आप लोग विचार कीजिएगा इस पर। हालांकि कभी हम लोग को अगर टाइम मिलेगा तो इस पर डिटेल में जानेंगे। अभी के लिए आप ये समझिए कि जब पेरू की जलधारा का तापमान अधिक हो जाए तो उसे बोलेंगे एल नीनो। जब पेरू की जलधारा का तापमान कम हो जाए, सामान्य से कम हो जाए, तो उसे बोलेंगे ला नीना। ये समझिएगा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि व्यापारिक पौने एक में जब तीव्र गति से चलने लग रही है तो वहां पे बन रही है ला नीना। जब स्लो यानी कमजोर पड़ जा रही है तो उसे बन रही है एल नीनो। कमजोर पड़ रही है यानी कि यहाँ का तापमान क्या हो रहा है, बढ़ जाएगा। अगर ये विंड तेज हो गई तो यानी कि यहाँ का तापमान कम हो जाएगा। तो वही तापमान कम ज्यादा कोई तो बोलेंगे एल नीनो और ना नीनो। तो पेरू की जलधारा जब तापमान अधिक हो जाए तो बोलेंगे एल नीनो। जब पेरू की जलधारा का तापमान क्या हो, कम हो जाए, सामान्य से कम हो जाए, तो उसे बोलेंगे ला नीना। तो हालांकि ये क्या करते हैं, भारतीय मानसून को भी प्रभावित करती है ये स्थिति। ये हमेशा नहीं होती, कभी कभी बीच बीच में ये स्थिति बनती है ऐसी, जिसके वजह से भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव डालती है और ला नीना भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। हालांकि मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है आपको, फिर कभी अगर समय मिलेगा, उचित समय रहा, तो आप लोगों को ये डिटेल में मैं बताऊंगा कि ये जलधाराएं कैसी होती हैं, एल नीनो और ना नीनो। सो दोस्तों, आई होप कि आपको प्रशांत महासागर की जलधाराएं अच्छे से समझ में आ गई हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हिंद महासागर की जलधाराओं को कोशिश किया जाएगा कि एक ही क्लास में सारी जलधाराएं जो हिंद महासागर की, उत्तरी हिंद महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर की जलधाराओं को एक ही क्लास में जानेंगे, क्योंकि अभी तक की जलधाराएं जो हम पढ़े थे उससे थोड़ा अलग रहेगी हिंद महासागर की जलधाराएं। तो इसलिए नेक्स्ट क्लास में चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।